आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। सलाम दक्कन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट में अब तक 10 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत की तस्दीक हो चुकी है और इस हादसे में जान गंवाने वालों में ज्यादातर शहरियों का ताल्लुक कर्नाटक से है। बुध के रोज सुबह ही हादसे के दौरान शिकार हुए 5 लोगों का जज्द खाकी श्रीलंका एयरलाइंस के तैयारे से बेंगलुरु लाया गया और जिन्हें एक एक करके उनके आबाई गांव भेज दिया गया है। मरने वालों में कई जनता दल सेक्युलर के कारकुनान भी शामिल है। जो बेंगलुरु के ताजिर SR नागराज श्रीलंका बिजनेस टूर पर गए थे, जहां पर वो भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। हर तरफ रंजो गम है और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा ये हमला किया गया था जिसमें कई हिंदुस्तानियों की भी मौत हो गई है। We all four went, two sleeping in one room and two sleeping in another room. Pushottam and Nagaraj went to breakfast in Kingsbury. At that time 8:55, we were still sleeping. We got sound. At that time we also came out. Then the bomb blast, then we called numbers, nobody picked up. Then at last where they are, that means the general hospital, this hospital they were telling. Then we find out at 4:30 Pushottam. Next day Nagaraj, we found out that is no more. This terrorism activity, it has to be taken very seriously across the world, not only in our country or neighboring countries. We have seen right from New Zealand, we have seen about 11 years back there in America and all that. But day by day it is growing. I don't know why it is happening. It is the high time for all the nations across the world to come together and fight against terrorism. And as far as Nagaraj Reddy is concerned, he is my close friend. उधर श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट में बेंगलुरु के ताजिर SR नागराज की भी मौत हो गई है। वो श्रीलंका अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, जहां पर वो इस हादसे का शिकार हो गए। उनका जज्द खाक के उनके घर पर पहुंच चुका है। यहां का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। श्रीलंका में हुए सीरीज बम धमाकों में जिन भारतीयों की जान गई, उनमें से 5 भारतीयों का पार्थिव शरीर आज तड़के बेंगलुरु पहुंच चुका है। इस वक्त हम उसी हादसे के शिकार हुए SR नागराज रेड्डी के घर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक नागराज रेड्डी बृहस्पतिवार को अपने 4 साथियों के साथ श्रीलंका बिजनेस के दौरे पर गए थे और रविवार की सुबह उनके 2 साथी होटल के कमरे में मौजूद थे, जब वो और उनका एक और साथी पुरुषोत्तम दोनों ही शैंग्रीला होटल में नाश्ता करने के लिए गए थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। पहले तो साथियों को पता नहीं चला, हालांकि देर शाम उनकी मौत की पुष्टि हो गई। जिन भारतीयों का शव आज भारत लाया गया है, उन सभी शवों को उनके निवास स्थान पर भेज दिया गया है, जहां आज शाम तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। और इस बाबत मजीद बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। शाहिद, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रंजो गम का माहौल जाहिर तौर पर होगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अब तक कितने जज्द खाकी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और क्या उनके नामों की बात सामने आई? कौन कौन वो लोग हैं, कौन कौन वो शख्सियात हैं? जी शाहबाज, देखिए ये सानहा कर्नाटक की आवाम भूल नहीं पाएगी, क्योंकि इंतखाबात के सरगर्मियों के बाद बखुशी खुशी जो है तफरी के लिए जेडीएस के कार्यकर्ता जो कारकुनान है वो चले गए थे। उसके अलावा जो ताजिर हजरात हैं वो भी, चूंकि कर्नाटक का कहीं ना कहीं जो है एक तिजारती रिश्ता है श्रीलंका से, तो हमेशा एक लगाव रहा है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब यहाँ के लोगों के लिए गमगीन एक गम का माहौल पैदा कर दिया है। फिलहाल जो है रात 2 बजे से ही जो है जज्द खाकी का लाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था। श्रीलंका एयरलाइंस के जरिए जो है तकरीबन 3 तैयारों में जो है अब तक 5 जज्द खाकी 5 बॉडी जो है उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घर वालों के हवाले कर दिए गए हैं और बाकी भी जो है प्रोसेस में है। बहुत जल्द जो है तकरीबन और 2 से 3 जो है बॉडी जो है आने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन अभी जो बॉडी उनके खानदान वालों को दिए गए हैं वो उनके जो रिश्तेदार हैं वो सारे तमाम उनके जो आखिरी रसूमात हैं उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है कि कोई मुआवजे की बात निकल कर सामने आई हो या फिर कुछ उनको राहत देने के लिए कुछ बात निकल कर सामने आई हो?
देखिए, अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई इस तरह का ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ ऐलानात हो कर्नाटका सरकार की जानिब से कि कुमारस्वामी, सीएम कुमारस्वामी जो है इस मामले में काफी उसमें जुड़े हुए थे। वो जिस दिन हादसा हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार जो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के साथ राब्ता कायम रखे हैं और लगातार ट्विटर के जरिए जो है पैगामात पहुंचा रहे हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को दिलासा दे रहे हैं। लगातार इस मामले में वो जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द जो है कुछ इसका भी फैसला हो। जी, और शाहिद, जो कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इसके अंदर हर तरफ रंजो गम का माहौल है और जिस तरीके से ये वाकया पेश आया है उसके बाद से हर कोई जो कि दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है, उसके बाद से हर कोई ये देख रहा है कि किसी तरीके से इसके ऊपर काबू पाया जा सके। क्या आवाम के अंदर गुस्सा किस तरह का देखने को मिल रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर हमने इससे पहले देखा है कि जब क्राइस्ट चर्च पर हमला हुआ था, अटैक हुआ था, उसके बाद भी लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और इस हमले की मजम्मत की थी। क्या इसी तरीके से इस हमले की भी मजम्मत की जा रही है? जी शहबाज, बिल्कुल। देखिए, कर्नाटक भर से जो है एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। बेंगलुरु में भी जो है कल भी बड़े पैमाने पर मुकामी लोगों की जानिब से जो है दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज हुए। जिनके रिश्तेदार जो हैं इसमें जिनकी मौत हुई है, उनके रिश्तेदारों के साथ जो है गम बांटने के लिए जो है सामाजिक कारकुनान हो, सियासी लीडरान हो, उनके घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उन्हें दिलासा दे रहे हैं। वहीं जो है दूसरी तरफ भी जो है एक नाराजगी जाहिर करने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ अपना एक एहतजाज दर्ज करने के लिए जो है लगातार एहतजाज हो रहे हैं। कल टाउन हॉल के रूबरू भी जो है काफी बड़ा एहतजाज हुआ, जिसमें लोगों ने दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा किया। कहीं ना कहीं जो है दहशतगर्दी को खत्म करने का जो वक्त है वो आया है। लगातार जो है इस तरह के हादसा होते रहे हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि इसके खात्मे के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, इसलिए लगातार एहतजाज हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद काजी मज़ीद बातचीत के लिए आपका। और जितने भी हमारे नाज़रीन इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई भी जो मज़हब है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है और हर जगह पर इसकी मजम्मत की जा रही है। हर कोई ये अपील कर रहा है कि ऐसे लोग जहां भी आपको दिखे तो फ़ौरन इसकी इत्तला पुलिस को दे, क्योंकि ये ऐसे दहशतगर्द लोग कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हर तरफ रंजोगम का माहौल है और जिस तरीके से श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ था उसमें कई हिंदुस्तानी भी हलाक हो गए थे। तेलंगाना के वज़ीर आला ने रियासत को बदउनवानी से पाक करार दिया है, लेकिन बीजेपी ने बदउनवानी में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया है। बीजेपी का कहना है कि रियासत में बदउनवानी बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन वज़ीर आला इस मामले पर खामोश है, इसके लिए क्योंकि उनके करीबी इसमें मुलव्विस है। केसीआर का कहना है कि हमने रेवेन्यू और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में नई इस्तिताह की थी, लेकिन उन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर ज़मीन माफिया, तेल माफिया और रेत माफिया का बोलबाला है। बीजेपी ने इसी सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट गवर्नर को भेजी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कार्रवाई की उम्मीद भी जताई है। तेलंगाना स्टेट में बहुत भ्रष्टाचार चल रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी केसीआर जी बोल रहे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रेवेन्यू और म्यूनसिपल के नया ये कानून लाने के लिए बोल रहे, मगर हम पूछ रहे ये 5 साल आपका सरकार थे, ये 5 साल में आप भ्रष्टाचार को क्या किया, वो निकालने के क्या किया? अभी 5 साल के बाद आपका सरकार था, मगर अभी ऐसे बोले तो अगर पिछले 5 साल से जनता को बहुत तकलीफ हो गया। आप केवल खाली बात बोलते हैं, काम नहीं करते। आप चुनाव के बारे में बात करें, लोकल बॉडी चुनाव, अभी नेशनल पार्टीज को नेशनल लेवल चुनाव चल रहे, नेशनल पार्टी से इसमें भी भाग लेना है। नेशनल पार्टीज कैसे भाग लेते हैं? ये 23 मई तक अभी पूरा चुनाव चल रहा है पूरा देश में, ये कैसे? आपका मन में क्या है? यहाँ बीजेपी जीतने के चांसेस है, जीतने के बाद चुनाव करे तो उनका आपका जीतने का कम होता है। बीजेपी ज़्यादा सीट लोकल बॉडी में जीतता है, इसीलिए आप इतना जल्दी चुनाव करने के लिए सोच रहे। ये दरअसल आप सुन रहे थे बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी जीवा प्रेमानंद रेड्डी को, जहां पर उन्होंने केसीआर पर इल्जाम लगाया कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन कराना चाहते हैं। हालांकि अभी पार्लियामानी इलेक्शन हो रहे हैं। चले बढ़ता आगे, तमिलनाडु के बड़े लीडर एमके अलागिरी के बेटे पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर अलागिरी के बेटे से जुड़ी हुई 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है।
अलागिरी करुणानिधि के बेटे हैं और उन्हें पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के दौरान डीएमके से बाहर कर दिया गया था। ग्रेनाइट कानूनी में यहां पर अलागिरी पर गड़बड़ी का इल्जाम है। और अब चलिए बात कर लेते हैं टिकटॉक ऐप की। दरअसल टिकटॉक ऐप पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और रियासत के लोगों के लिए गैर महज़ब अल्फाज कहने के इल्जाम में आंध्र प्रदेश के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि 20 साल के मुलजिम ने 14 अप्रैल को टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की थी और जिसमें राव और तेलंगाना के लोगों के बारे में बेहद काबिले एतराज़ वीडियो डाला गया था। ये वीडियो वायरल हो गया जहां पर तेलंगाना राज्य समिति विद्यार्थी विभाग के लीडर वी राम नरसिंहा गौड़ की शिकायत पर 20 अप्रैल को दफा 153A के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 2 स्मार्टफोन भी जब्त किए हैं। चलिए बढ़ते आगे। हुकूमत हिंद ने औसाफ सईद को सऊदी अरब का नया सफीर मुकर्रर किया है, जहां पर इससे कबल औसाफ सईद कई दिनों पहले ही सऊदी अरब में रहकर हिंदुस्तानी शहरियों की मदद किया करते थे। खासतौर पर हज के मौके पर हाजियों की मदद में वो हमेशा आगे रहते थे और ये पहला मौका है जब तेलंगाना के किसी शहरी को सऊदी अरब का सफीर बनाया गया है। इस मौके पर लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। The task would be to look after the needs of the Indian diaspora, because we have 27 lakh Indians working there, and so the prime responsibility will be to see their welfare. We have the largest number of one of the largest numbers of Hajj pilgrims going there. This year 2 lakh Hajj pilgrims will go, next only to Indonesia, which sends around 2.3. Then there was a mention of schools. We have 40,000 Indian students in the CBSE schools there, so that again is an important task. Apart from all that, the relations, we have $28 billion of trade between India and Saudi Arabia. हमारे हैदराबादी और तेलंगाना के काफ़ी लोग सऊदी अरब में भी काम करते हैं। दिने दिन कई उन्हें मसाइल आते हैं। बहुत से मसाइल तो ऐसे कि वहाँ पर जाने के बाद वीज़ा का प्रॉब्लम होता है, जॉब का प्रॉब्लम होता है, कई तरह से जो कफ़ीलों की तरफ से तकलीफ़ होती है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इंडिया के तकरीबन 27-28 लाख लोग जाते हैं और हमारी स्टेट से तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिलेगी। और मैं उस हिसाब से गुजारिश भी यही करता हूँ कि मुबारकबादी के साथ कि आप हमारी स्टेट के लिए भी ज़रूर काम कीजिए। हैदराबाद के होटल ताज डेक्कन में इंडो अरब लीग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद वकारुद्दीन की जानिब से मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में शाम फ़लस्तीन के सफ़ीरों ने शिरकत की और इस दौरान सैयद वकारुद्दीन ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म को लेकर तबादला ख्याल पेश किया। साथ ही सैयद वकारुद्दीन ने फ़लस्तीन में मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। और इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली और साथ ही बीजेपी MP बंदारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार जुल्म सितम किया जा रहा है उसकी मजम्मत की गई है, क्योंकि होटल ताज डेक्कन में इंडो अरब लीग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। और दरअसल ये प्रोग्राम इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद वकारुद्दीन के जानिब से मुनाकिद कराया गया। इस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इसमें शाम फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं उन्होंने शिरकत की और साथ ही इस दौरान सैयद वकारुद्दीन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहे हैं उनको लेकर उन्होंने अपना तबादला ख्याल रखा। Ongoing for over than half a century. Throughout these decades and under varying pretenses, Israel has conducted a multitude of diverse and unlawful practices aimed to entrenching their control over these occupied lands. What happened in Syria, in my country, how much our people are suffering under the name of Arab Spring, and we have seen our brothers in other Arab countries, in Libya, in Yemen, and other Arab countries, and we pray for God
to save the people of Sudan and Algeria. And we have seen what happens now, because where there is hand of America, there is trouble. इलेक्शन से पहले कभी-कभी हमारे लीडर जो हाकिश टाइप के हैं, वो जो ना वोट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिक्लेयर करते हैं कि अब हमारे सामने कई मिसालों में जाना नहीं चाहता, चूंकि एम्बेसडर से हमारे बैठे हुए हैं और मैं कोई सियासी तकरीर देना नहीं चाहता। तो नेतन्याहू ने ये गोलान है इसका एनेक्सेशन इसलिए किया कि एक और मर्तबा प्रेसिडेंट मुंतखब होने के लिए उन्होंने समझा कि सबसे ज्यादा जबरदस्त हथियार है। चलिए बढ़ता आगे। तेलंगाना के बोर्ड इम्तहानात में गड़बड़ी को लेकर हैदराबाद के नामपल्ली में तलबा ने आज दूसरे दिन भी अपना मुजाहरा जारी रखा, जहां नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर रहे तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तलबा की हिमायत में पहुंचे प्रोफेसर नागेश्वर को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इम्तहानात में हुई गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग की है। मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे नुमाइंदे मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। बाकरी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उससे मुतालिक क्या कुछ अब बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि गड़बड़ी को लेकर हैदराबाद के नामपल्ली में जिस तरीके से दूसरे दिन आज भी मुजाहरा किया गया और उसके अंदर तमाम तलबा जो है वहां पर पहुंचे, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब बोर्ड की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? ना बोर्ड की जानिब से कुछ कहा जा रहा है ना हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की जानिब से जो एजुकेशन मिनिस्टर है जी जगदीश रेड्डी, उनका ये कहना है कि सियासत चल रही है इसके ऊपर, ऑपोजिशन पार्टी इसको जो है पॉलिटिसाइज कर रही है जी इस इशू को। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी क्लियर कट अपनी ड्यूटी को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, एक बात और मैं आपको साफ बता दूं, स्टूडेंट्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो करेक्शन के लिए जो दिया गया था, ये है टीआरएफ जो प्रेसिडेंट हैं केटीआर, उनके कोई दोस्त हैं जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी जी, जिसकी वजह से आज 3 लाख स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, बिल्कुल, जिसको लेके हंगामा रही चल रहा है। अब उन थोड़े लोगों का ये भी मानना है कि 600 रुपीज जो है रीवेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद 100 रुपए रिकॉर्डिंग के लिए जाएंगे, बिल्कुल, या फिर 660 रुपए एग्जामिनेशन फीस ली जाएगी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 150 लिए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो जितने भी तलबा है उनको ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।